वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पॉइंट। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में बातें की थी और जाना था आर्टिकल 111 के संबंध में कुछ बातें, साथ ही संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कुछ बातें भी पढ़ी थी और साधारण विधेयक से संबंधित किस किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति के पास किस प्रकार की निर्णायक शक्तियाँ हैं आर्टिकल 111 के अंतर्गत संविधान साधारण विधेयक के संबंध में, ये सारी बातें हमने की थी। आज हम बात कर लेंगे दंड विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर। तो दंड विधेयक के संबंध में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात लोकसभा, फिर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा और फिर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति। यही हमने बात की थी, है ना। साथ ही ये भी देखा था कि राष्ट्रपति किस प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। आज हम देख लेते हैं दंड विधेयक को लेकर। तो यहाँ कुछ बातें जो हैं वो जाननी जरूरी है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दंड विधेयक आखिर है क्या, संविधान के किस अनुच्छेद में इससे संबंधित परिभाषा का उल्लेख है, वर्णन है। तो ध्यान से सुनना मित्रों, संविधान का आर्टिकल 110 जो है, अनुच्छेद 110 जो है, वो दंड विधेयक की परिभाषा के ऊपर बात कर लेता है। उसी में लिखा है कि ऐसा कोई भी विधेयक जहां संचित निधि से पैसे निकालने के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रावधान हो, दंड विधेयक के अंतर्गत काउंट किया जाएगा और उस दंड विधेयक को संसद के अंतर्गत पारित करवाने की जो विधि है, उस विधि का उल्लेख आर्टिकल 109 में है, उसमें पारित करवाने की विधि में। तो बेसिकली हमने जो है वो आज विधि का ही अध्ययन करना है। परिभाषा के संदर्भ में जो डीपली बातें हैं वो हम फिर कभी दिन डिटेल से कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले विधि की शर्तों के ऊपर बात करते हैं। देखिए, विधि की दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 कि सबसे पहले जो है वो दंड विधेयक को आप किस सदन में पेश करेंगे। दंड विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में पेश किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 109 में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि संसद के किसी सदन में पेश करने से पहले किस पद की, किस व्यक्ति की पूर्वानुमति जो है वो आवश्यक है। दोनों ही बात क्लियर। चलिए देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि किस सदन में पेश किया जाएगा। तो सबसे पहले पेश करने की जो बात है वो लोकसभा में पेश होगा। सर्वप्रथम जो है वो यही दंड विधेयक को पेश किया जाएगा, सर्वप्रथम पेश किया जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब वही बात कि पेश होगा, पेश के बाद चर्चा होगी, मतदान होगा, पास या फेल का रिजल्ट आएगा, है ना। मतदान होगा, मतदान के अंतर्गत या तो विधेयक पास हो जाएगा या फिर विधेयक क्या हो जाएगा मित्रों, फेल हो जाएगा, है ना। अब अगर यहाँ से हम सपोज करते हैं यहाँ से वो विधेयक पास हो जाता है, तब कहाँ जाएगा, राज्यसभा में, है ना। अब की बार इसको अगला सदन नहीं बोलेंगे, अब की बार इसको हम राज्यसभा की जो है वो संज्ञा देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में जब ये विधेयक गया, पेश हुआ, राज्यसभा ने किया मित्रों इस पर चर्चा, और चर्चा के बाद इस पर डायरेक्ट रख दिया मतदान के लिए। और मतदान में दो प्रकार के निर्णय लिए गए कि या तो उसे पास कर दिया जाए या फिर उसे फेल कर दिया जाए। हम मान के चलते हैं कि साहब इसको यहाँ से पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया, राष्ट्रपति ने राज्यसभा ने इसको जो है वो पारित कर दिया। अब यह दंड विधेयक राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अंतर्गत टोटल 3 पावर हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं कि वह स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनः विचार को वापस भेज सकता है। ये 3 बातें हमने पढ़ी थी साधारण विधेयक को लेकर। अब हम बात करते हैं कि दंड विधेयक के संबंध में इनमें से कौन सी पावर का वह प्रयोग करेगा और कौन सी पावर का प्रयोग नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है वो केवल पहली
और दूसरी ही पावर धन विधेयकों से संबंध में प्रयोग कर सकता है। तीसरी पावर का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करेगा धन विधेयकों के संबंध में। अब क्यों नहीं करेगा उसका कारण भी जान लीजिए। हमने शुरुआत में ये बात की थी कि राष्ट्रपति जो हैं, जो धन विधेयक जो हैं वो बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के, बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पेश ही नहीं हो सकता। यानी कि जब धन विधेयक यहाँ पेश हुआ तब ऑलरेडी हम राष्ट्रपति से परमिशन ले चुके थे, बाकायदा उसको दिखा करके। अब वही विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति कैसे उसे वापस भेज देगा, ये कह कर कि इसमें कोई गलती है। अगर गलती है तो ऑलरेडी ही चेक कर लेता। तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति को ये पावर जो है वो नहीं दी गई। क्लियर। अब वापस आते हैं राज्यसभा पर। अब एक प्रोसेस तो ये है। सेकंड प्रोसेस है कि राज्यसभा ने जो है वो उस विधेयक पर चर्चा ही नहीं की। जैसे साधारण विधेयक पर नहीं की थी, वैसे मान लो उसने भी, राज्यसभा ने अब की बार फिर धन विधेयक को लेकर भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। और अब की बार ये जो टाइम पीरियड है बिना चर्चा किए, ये 14 दिन तक का टाइम पीरियड जो है वो निकल गया। 14 दिन का टाइम पीरियड निकल गया और राज्यसभा ने किसी प्रकार की कोई भी चर्चा नहीं की। शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2, राज्यसभा ने जो है वो उसे क्या कर दिया, अब की बार फेल कर दिया। तो दोनों ही सूरतों में, ध्यान से सुनना मित्रों, दोनों ही सूरतों में वह विधेयक यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पारित माना जाएगा। क्लियर। अब इस बात को अगर गहराई से समझें तो क्या ये कहा जाए कि राज्यसभा को, ध्यान से सुनना, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शक्ति है ही नहीं, या मैं कहूँ बहुत सीमित शक्ति है, क्योंकि वो उसे पास भी नहीं कर सकती, वो उसे फेल भी नहीं कर सकती, वो उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि रोक भी नहीं सकती। ज़्यादा समय तक, केवल 14 दिनों तक, मात्र 14 दिनों तक केवल उसे रोक सकती है। और किसी भी प्रकार की कोई भी पावर राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में है ही नहीं। और राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी धन विधेयक को लेकर सीमित है मित्रों। वह उसे स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, बट पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। धन विधेयक के संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, शर्तें हैं, जिनका उल्लेख हमने आर्टिकल 109 में जस्ट अभी पढ़ा। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब वापस से यहाँ आते हैं, थोड़ी सी मैं और गहराई तक उतरना चाहूँगा। बात ये कर लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ से फेल हो गया तो वो पारित माना जाएगा ना राज्यसभा से। अगर सपोज करें हम फेल यहीं से हो गया तो भाई, अगर लोकसभा में पेश हुआ धन विधेयक, लोकसभा ही उसे फेल कर दे तो क्या होगा। 2 बातें यहाँ जानना जरूरी है। पहली बात, वह विधेयक तो समाप्त होगा ही होगा, साथ ही साथ वह विधेयक हमारी उस समय की सरकार को भी ले डूबेगा मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर धन विधेयक लोकसभा से फेल हो जाता है तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखना। ये हमने बात कर ली मित्रों धन विधेयक के संबंध में। अब हम आगे वाले विधेयक पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और आगे वाला जो हमारा विधेयक होगा वो होगा मित्रों हमारा संविधान संशोधन विधेयक। मैं आपको वित्त विधेयक नहीं करवा रहा, क्योंकि वित्त विधेयक जो है वो लगभग धन विधेयकों जैसा ही होता है। हालांकि वित्त विधेयक की जो चर्चा है वो हम आर्टिकल 117 में पढ़ते हैं, और वित्त विधेयक की चर्चा जो है वो हम अनुच्छेद 117 के अंतर्गत तब करेंगे जब हम संसदीय प्रक्रिया को ठीक प्रकार से डीपली पढ़ेंगे। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो राष्ट्रपति के ऊपर है, इस वाली में नहीं। ये चीज़ें समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन विधेयक पर। क्लियर। चलिए अब वही बात कि संविधान संशोधन विधि, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात, संविधान में संशोधन करने की पावर किसके पास है, किसके अधीन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मित्रों प्रश्न है ये, और आपके एग्जाम के लिए आपसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान में संशोधन करने का अधिकार
शक्ति केवल और केवल हमारे देश की संसद के पास है मित्रों। किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल 368 में 368 में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित है ना, कि हमारे देश की संसद ही केवल संविधान में संशोधन कर सकती है। अब उसी संशोधन को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो संविधान संशोधन को लेकर शर्त नंबर 1 यही है कि संविधान संशोधन वाला विधेयक जो है वो सबसे पहले किस सदन में पेश होगा। क्लियर? तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं संविधान संशोधन विधेयक को लेकर, तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो सबसे पहले आप किसी भी सदन में पेश करवा सकते हो, किसी भी सदन में पेश करवा सकते है ना। यानी कि दंड विधेयक जैसे इसे लोकसभा में पेश करवाना आवश्यक नहीं है, हम इसे राज्यसभा में भी पेश करवा सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि हमने इसे जो है वो लोकसभा में पेश करवाया, लोकसभा में पेश करवाया, लोकसभा में चर्चा हुई और चर्चा के बाद डायरेक्ट क्या हो गया? मतदान हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतदान के बाद यह निर्णय आया कि वो विधेयक पास हो गया। हम फेल को एक बार साइड में कर लेते हैं, पास के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पास हो गया, वह विधेयक राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा में वह विधेयक चर्चा हुई, इस पर मतदान के लिए रखा गया और मतदान के दौरान वोटिंग हुई और वोटिंग में 2 प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्यसभा ने पास का निर्णय लिया, दोनों सदनों द्वारा पारित वह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, है ना। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत 3 प्रकार की पावर है। पहली, स्वीकार कर सकता है, दूसरी अस्वीकार कर सकता है, तीसरी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में, ध्यान से सुनना मित्रों, संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास केवल और केवल एक ही पावर है, निस्संदेह केवल एक ही पावर है, और वो ये कि उसे हर हाल में संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना होगा, हर हाल में करना होगा। वह बाध्यकारी है, मना कर ही नहीं सकता। क्लियर? हालांकि मूल संविधान में ऐसा कुछ नहीं था, बाध्यकारी वाला सिस्टम मूल संविधान में नहीं था। हमने इसे या संविधान संशोधन के माध्यम से 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे जो है बाध्यकारी बनाया गया है मित्रों। क्लियर? तो ये था संविधान संशोधन विधेयकों के संबंध में थोड़ी बहुत बातें। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मान लो क्या हो अगर ये सदन उसे पास कर दे और ये सदन उसे फेल कर दे। यानी कि अगर संविधान संशोधन विधेयक को एक सदन पारित कर दे और दूसरा सदन फेल कर दे, तो संविधान संशोधन विधेयकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संविधान संशोधन विधेयक मित्रों समाप्त हो जाएगा, उसे दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। अगर एक भी सदन उसे फेल कर देता है तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। और इसे आप यूँ समझिए कि संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाए जाते। याद रखना, संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, उसका दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। एक भी सदन ने उसे फेल कर दिया या संशोधन कर दिया जिससे दूसरा सदन सहमत नहीं है, वह विधेयक वहीं का वहीं ढेर है, समाप्त है। ये था आर्टिकल 111 के संबंध में थोड़ी बहुत बातें, है ना। चलिए अब थोड़ी सी विधायी शक्तियों पर और चर्चा करेंगे हम। लेकिन अब की बार जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं वो हम राज्यों के संदर्भ में, स्टेट के संदर्भ में देखने की कोशिश करेंगे, स्टेट के नज़रिए से देखेंगे। देखिए स्टेट में जो है एक विधान मंडल होती है मित्रों, हम पहले भी विधान मंडल पर चर्चा कर चुके हैं, है ना। और मैंने आपको बताया था विधान मंडल के भी 3 अंग होते हैं। जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है, ठीक उसी प्रकार वैसी ही संस्था विधान मंडल की राज्य में अंतर्गत होती है ना। संसद के भी 3 अंग और विधान मंडल के भी 3 अंग हो सकते हैं। पहला जो अंग है उसके अंतर्गत हम काउंट करते हैं विधानसभा।
दूसरा जो अंग है उसके अंतर्गत हम काउंट करते हैं विधान परिषद को, और तीसरे अंग के रूप में हम शामिल करेंगे उस राज्य के राज्यपाल को, है ना। ये तीन बातें हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। अब जानते हैं कि यहाँ कैसे कोई विधेयक कानून बनता है। देखिए, हमारे देश में दो संस्थाएं हैं जो देश में कानूनों का निर्माण करती है। पहली है सेंटर में संसद और दूसरी है स्टेट में विधान मंडल। ये दोनों ही संस्थाएं देश में कानूनों का निर्माण करती है। हर राज्य की अपनी एक विधान मंडल होती है जो उस राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कानूनों का निर्माण करेगी, है ना। अब देखिए, अब मान लो विधानसभा में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझ लेना आप इस बात को। विधानसभा में कोई विधेयक पेश हुआ, विधानसभा में कोई विधेयक पेश हुआ, विधानसभा ने उस पर चर्चा की, मतदान दिया, मतदान में निर्णय आ गया कि वह विधेयक क्या हुआ मित्रों, पास हो गया। क्लियर। विधान परिषद के पास गया, वहां पेश हुआ, चर्चा हुई, मतदान हुआ और मतदान में निर्णय हुआ कि वह विधेयक क्या हो गया, पास हो गया, है ना। राज्यपाल के पास हो गया। जिस प्रकार सेंटर में बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कोई विधेयक कानून का रूप नहीं लेता, उसी प्रकार राज्य लेवल पर कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बगैर कानून के रूप में तब्दील नहीं होता, है ना। चलिए, राज्यपाल के पास गया। अब राज्यपाल के पास आर्टिकल 200 के अंतर्गत चार प्रकार की पावर है। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की थी, राज्यपाल के पास 4 प्रकार की है मित्रों। 4 प्रकार की पावर में पहली पावर है वह इसे स्वीकार कर सकता है, और जैसे ही राज्यपाल ने स्वीकार कर दिया वैसे ही वह विधेयक उस राज्य का क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, है ना। चलिए, अब फर्स्ट पावर ये है। सेकंड पावर में हमें यह पता है कि वह उसे अस्वीकार भी कर सकता है राष्ट्रपति की तुलना में, मतलब वैसे ही। और तीसरी पावर के अंतर्गत हम ये भी समझते हैं कि राष्ट्रपति की भांति ही वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है ना। ये 3 पावर राष्ट्रपति के समान हूबहू है। तो फिर भाई चौथी पावर क्या है? तो चौथी पावर की अगर हम बात करें तो चौथी पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को, ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी भेज सकता है। ये लो साहब, यानी कि कोई विधेयक यहाँ से पारित होने के पश्चात कोई विधेयक अगर राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस पर खुद साइन न करके उसे सेंटर भेज देगा और कहेगा राष्ट्रपति से साइन करवा के लिया, और अगर तब उस विधेयक पर राष्ट्रपति साइन करेगा तब वह विधेयक कानून माना जाएगा, अदरवाइज। क्लियर। अब आप कहोगे सर हम तो राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, है ना, आप राज्यपाल बीच में कहाँ से ले? तो मित्रों, राष्ट्रपति की पावर ही तो यहाँ आ गई ना। अब राष्ट्रपति की पावर यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे? तो हम ये कहेंगे जब राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक, राज्य विधान मंडल के द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स है, वही ना बात है राष्ट्रपति पर। तो ध्यान से सुनना, ऐसी कंडीशन में जब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए वो विधेयक आया तो पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर आर्टिकल 201 के तहत निर्णय देगा, 201 के तहत, न कि 111 के तहत। क्लियर। अब आर्टिकल 201 के तहत वह 3 प्रकार के निर्णय देगा। पहला, पास कर सकता है, दूसरा फेल कर सकता है, और तीसरा है पुनर्विचार के लिए वापस लुटा सकता है ना। हमारा राष्ट्रपति सीधा साधा है, उसके पास 3 पावर है जिनका प्रयोग वह 1 बाय 1 हमेशा ही करता रहता है, कोई फालतू बात नहीं करता। तीनों ही पावर है मित्रों, 201 का प्रयोग किया। क्लियर। पास कर देगा तो वह विधेयक उस राज्य का कानून, फेल कर देगा तो वह विधेयक समाप्त। अब तीसरी बात कर लेते हैं, मान लो उसने पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, यहाँ भेज दिया, या मतलब जहाँ से भी वो आया था,
यहाँ भेज दिया, उस वह विधेयक दोबारा पेश हुआ, दोबारा वोटिंग हुई, दोबारा पास हुआ, दोबारा पेश हुआ, दोबारा वोटिंग हुई, दोबारा पास हुआ, कहाँ गया? राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास? डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास, है ना। पहली बात ये। दूसरी बात, अब ये विधेयक दोबारा पास हो करके राष्ट्रपति के पास आया है, क्या अब की बार राष्ट्रपति के पास ये तीनों पावर होगी? है ना। तो ध्यान से सुना मित्रों, अब की बार भी राष्ट्रपति के पास ये तीनों ही पावर होगी, ये तीनों ही पावर होगी। यानी कि जैसे सेंटर में आया था वैसा यहाँ नहीं है। सेंटर में हमने बात की थी अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो केवल एक ही बार, लेकिन अगर राज्यों की बात आएगी तो राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, राष्ट्रपति यहाँ बाध्यकारी नहीं है, ये याद रख लेना। ये थी आर्टिकल 201 के अंतर्गत कुछ छोटी मोटी बातें। चलिए, हमने सभी विधेयकों पर बात कर ली। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कड़ी में बात करते हैं राष्ट्रपति की अगली पावर्स की, जिनको हम सामान्य रूप से वीटो पावर्स की संज्ञा देते हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, उन पर हम बात कर लेते हैं। तो लगा लेना आप हेडिंग, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। क्या है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वीटो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वीटो जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है मित्रों? मना करना, किसी भी बात को लेकर वीटो कर लेना, है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं, हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संस्था है, यूनाइटेड नेशन है, वहाँ जो मुख्य स्थायी सदस्य के रूप में 5 हैं, उन 5 में से कोई ना कोई जो है वो हर बार किसी बात को लेकर वीटो पावर का प्रयोग कर लेता है और उस प्रस्ताव को जो है वो डायरेक्टली मना करवा देता है। ठीक किसी प्रकार का जो वर्तमान में चर्चा चल रही है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर, और उस संदर्भ में अमेरिका जो है वो बार बार वहाँ वीटो पावर्स का प्रयोग कर रहा है और उनके मध्य संघर्ष विराम को बार बार जो है वो ठेस पहुँचाई जा रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में इस संदर्भ की हम बातें कर लेते हैं। तो हालांकि यहाँ बात करते हैं वीटो पावर्स का, वीटो का शाब्दिक करता है मना करना, क्लियर। अब बात करें हमारे राष्ट्रपति जो है वो किसको मना करते हैं? ऐसा कौन है जो राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति कहते हैं नहीं नहीं हमारे पास तो ये सब नहीं, मना कर लेता है? तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स हैं वो उसके आर्टिकल 111 के अंतर्गत ही ड्राइव की गई हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद की 111 में, या मैं कहूँ किसी भी अनुच्छेद में, वीटो पावर्स जैसी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ये जो वीटो शक्तियाँ हैं ये राजनेताओं ने या आम जन की जो भाषा है उसमें हम सामान्यतः प्रयोग कर रहे हैं, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो कितने तरीक़ों से मना करता है आर्टिकल 111 के तहत। तो हमने बात की थी कि केवल 2 ही तरीक़ों से मना करता है। पहला, वो डायरेक्ट अस्वीकार कर देगा, साइन ही नहीं करेगा, और दूसरा पुनर्विचार के लिए भेज देगा, दोबारा कह देगा, है ना, कि जाओ उसे दोबारा चेक करो। वो भी तो अपने आप में एक मना ही है ना। यानी कि 2 तरीक़ों से वो मना करता है। लेकिन जब आप वीटो पावर्स पढ़ते हैं तब हम मान लेते हैं कि साहब 3 प्रकार की वीटो पावर है ना। तो ये तीसरी वीटो पावर्स ये कहाँ से है, या फिर वो तीनों ही वीटो पावर्स है कौन कौन सी? तो पहले मैं इनको नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले प्रकार की जो वीटो पावर है वो है आपकी अत्यंतिक वीटो पावर, अत्यंतिक वीटो। दूसरे प्रकार की जो पावर है वो है निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो। और तीसरे प्रकार की वीटो पावर जो है वो है जेबी वीटो मित्रों, जेबी वीटो। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इन तीनों वीटो पावर का संबंध संविधान के किसी भी अनुच्छेद से नहीं है मित्रों, नहीं। ये अलग से आम जन में प्रयोग की जाती है। अब अत्यंतिक वीटो, इसका अर्थ क्या है? देखिए, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को डायरेक्ट अस्वीकार कर देता है, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर स्वीकृति देने से डायरेक्ट मना कर देता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की गई यह शक्ति अत्यंतिक वीटो कहलाती है।
क्लियर। सेकंड, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए या पुनर्विचार के लिए भेज देता है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग की गई यह शक्ति निलंबनकारी विटो कहलाती है ना। तो अब कहोगे साहब ये तीसरी विटो कहाँ से होगी? तो जब हमने अनुच्छेद 111 पर बात की थी तब हमने ये बात तो नहीं की ना कि राष्ट्रपति कितने टाइम के अंतर्गत कोई निर्णय देगा। यानी कि जब अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास कोई भी समय सीमा नहीं है निर्णय देने की। वह चाहे तो 1 महीने में निर्णय दे, वह चाहे तो 1 साल में दे और वह चाहे तो 5 साल में भी दे सकता है या ना भी दे। और यही समय सीमा का न होना अपने आप में एक तीसरी पावर बनकर उभरा है जिसे हम कह देते हैं जेबी विटो या फिर पॉकेट विटो। पॉकेट विटो। और इसके अंतर्गत करता क्या है राष्ट्रपति? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो किसी भी प्रकार का निर्णय देता ही नहीं, बस वो विधेयक को अपने पास रख लेता है और कह देता है पढ़ा है, साइन कर देंगे जी। और यही जो पावर है वो अपने आप में निकल कर आई है जेबी विटो या पॉकेट विटो। और हमारे देश के अलग अलग समय में अलग अलग राष्ट्रपतियों ने इन पावर्स का प्रयोग किया है। जैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सो विनियोग विधेयक के संबंध में इस पावर का प्रयोग किया है। हमारे देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने वेतन भत्ते, सांसदों के जो वेतन भत्ते उससे संबंधित विधेयकों पर निलंबनकारी विटो का प्रयोग किया। और हमारे देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर मेरे ख्याल से इस विटो का प्रयोग किया है। तो ये थी मित्रों हमारी जेबी विटो के संबंध में थोड़ी बहुत चर्चाएं, और बाकी की जो बातें हैं वो हम इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।